This is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. We are studying Code of Civil Procedure and Limitation Act 1963. And next question is, explain the provision of the Code of Civil Procedure 1908 for the deciding the question related to the execution, discharge and satisfaction of the decree and attachment of the property during the execution of the decree. तो क्वेश्चन हमारे पास है, आपको पता है कि जैसे ही कोर्ट जो है डिक्री एक ग्रांट कर देती है डिक्री होल्डर को, जिसके फेवर में डिसीजन आ जाता है, सिविल लॉ में उसको जो है डिक्री बोला जाता है। तो जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्री बोलते हैं। तो डिक्री किसी पार्टी के फेवर में जब आ जाती है तो उसकी एग्जीक्यूशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। एग्जीक्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि उस डिक्री को अमल में भी लाना होता है, मतलब उस डिक्री में प्लेंटिफ या डिफेंडेड को जो रिलीफ प्रोवाइड किया गया है वो एक्चुअल में दिलवाना भी होता है। लेकिन कई बार उस डिक्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, उसके डिस्चार्ज से रिलेटेड और उसकी सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड, उसकी संतुष्टि से रिलेटेड भी क्वेश्चन कोर्ट के सामने क्रिएट हो जाते हैं। तो उनको ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्या जो एक डिक्री है, डिक्री की एग्जीक्यूशन जब की जाती है तो उसको हम एग्जीक्यूशन कोड बोलते हैं। जो डिक्री की जब एग्जीक्यूशन की जाएगी तो उसको हम एग्जीक्यूशन कोड बोलेंगे। वही सेम ही कोड होती है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करने के लिए देती है उस डिक्री को तो हम उसको एग्जीक्यूशन कोड बोलते हैं। तो क्या एग्जीक्यूशन कोड जो होती है वो डिक्री में किसी तरीके की कोई चेंजेस कर सकती है, कोई जो है किसी तरीके का बदलाव अल्टरनेशन उसमें कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने डिक्री पारित कर दी, वो फाइनल डिसीजन है। तो एग्जीक्यूट कोर्ट उस डिक्री से रिलेटेड, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन को देखेगी। उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करवानी है, उसकी सेटिस्फेक्शन कैसे करनी है, उसका डिस्चार्ज कैसे करना है। वो जो डिक्री है उसमें किसी भी तरीके की और कोई चेंजेस वहाँ पे नहीं कर सकती है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है। देखिए, द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो एग्जीक्यूशन डिक्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिक्री का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसकी एग्जीक्यूशन नहीं की जाएगी, जब तक वो अमल में नहीं लाई जाएगी। मतलब जो रिलीफ प्रोवाइड किया गया पार्टीज़ को, अगर उसको मिलेगा नहीं तो उस डिक्री का फ़ायदा क्या। लेकिन ये डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। इट इज़ नॉट ईजी एज इट इज़ कंसिडर्ड। ये इतना आसान है नहीं जितना सोचा जाता है। मैनी टाइम्स मैनी क्वेश्चंस राइज बिफोर द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। एग्जाम्पल, एग्जीक्यूशन, सेटिस्फैक्शन, एग्जाम्पशन। तो जब कोई कोर्ट जो है जब डिक्री की एग्जीक्यूशन करती है तो बड़े सारे क्वेश्चन सामने आते हैं, जैसे उसकी एग्जीक्यूशन कैसे की जानी है, सेटिस्फैक्शन कैसे की जानी है, एग्जाम्पशन अटैचमेंट कैसे की जानी है। इट इज़ अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज टू व्हेन बाय होम दिस क्वेश्चन विल बी सेटल्ड। और ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कौन करेगा। प्रोविजन हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इट कैन बी पुट अंडर 3 हेड्स। तो इससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी में दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन, दोज क्वेश्चन विच कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट, ऐसे उस डिक्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जिनको कोर्ट सुन सकती है। दोज क्वेश्चन विच कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड वो क्वेश्चन जिनको कोर्ट नहीं सुन सकती है। दो सर्कमस्टांसेस अंडर विच कोर्ट कैन री एग्जामिन द डिक्री, और वो सारे सर्कमस्टांसेस जिसमें उस डिक्री को री एग्जामिन भी किया जा सकता है। एग्जीक्यूशन कोर्ट जो होती है उसका काम सिर्फ डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना होता है, जो रिलीफ प्रोवाइड किया गया है वो करना होता है। तो वो कौन कौन से काम है जो वो कर सकते हैं, कौन से ऐसे काम हैं डिक्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो कोर्ट नहीं कर सकती, और किस सिचुएशन में वो डिक्री को री एग्जामिन भी कर सकती है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जहाँ पे एग्जीक्यूशन कोर्ट जो होगी वो डिक्री को री एग्जामिन भी कर सकती है। ठीक है जी। दोज क्वेश्चंस विच कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट, अब देखेंगे वो सारे क्वेश्चन जिनको एग्जीक्यूशन और डिक्री के टाइम पे कोर्ट जो है डिटर्मिन कर सकती है। देखिए, कोर्ट जो डिक्री पारित कर रही है उसको हम जो है ट्रायल कोर्ट बोलेंगे जिसने डिक्री दी है, और जो कोर्ट उस डिक्री की एग्जीक्यूशन करवाएगी उसको हम एग्जीक्यूटिव कोर्ट बोलते हैं। तो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, अब उसकी एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव कोर्ट करेगी। जनरल इंडिया में वही होती है, लेकिन जब वो मैटर उस तरीके से जब वो एग्जीक्यूशन करानी है तो वो एग्जीक्यूशन कोर्ट बन जाती है। तो वो कौन कौन से मामले जो है एग्जीक्यूशन डिग्री से रिलेटेड वो कोर्ट सुन सकती है, कौन से। सेक्शन 47, द फॉलोइंग क्वेश्चन अराइजिंग एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूशन कोर्ट। तो एग्जीक्यूशन कोर्ट की उस सूट की
उस डिक्री की एग्जीक्यूशन कराते हुए कौन से मामले डिटर्मिन कर सकती है, जिनका निर्धारण वो कर सकती है। दोज क्वेश्चन which arise between the parties and their representative for whom the decree has been passed and which are related with the execution, discharge and satisfaction। तो ऐसे एग्जीक्यूशन कोड जो है वो सारे क्वेश्चन जो दोनों पार्टीज़ के बीच में है और पार्टीज़ में जो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके बीच में है, जो कि डिक्री की एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड, वो सारी पार्टीज़, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिक्री, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सुन सकती है कोर्ट। देयर इज नो नीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेपरेट सूट फॉर द डिसाइडिंग दीज क्वेश्चन। तो जो पार्टीज़ हैं, पार्टीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जो पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उस डिक्री में, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है और जो कि उस एग्जीक्यूशन और डिक्री की उस डिक्री की एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज एंड सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड एग्जीक्यूशन कोर्ट सारे मामले सुन सकती है। उनके लिए अलग से सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चन वेदर एनी पर्सन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पार्टी और नॉट। डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए के बाद ये क्वेश्चन पैदा होता है कि पार्टीज़ कौन है और उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जिसके अगेंस्ट या जिसके फेवर में एग्जीक्यूशन की जानी है, उनसे रिलेटेड को क्वेश्चन होगा तो वो भी एग्जीक्यूशन कोर्ट जो है डिसाइड कर सकती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये बात क्लियर है। अब दूसरा है आपके पास अंडर सेक्शन 47 द एग्जीक्यूशन कोर्ट कैन डिसाइड टू क्वेश्चन। तो सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूशन कोर्ट है, मैंने आपको बताया जो कोर्ट डिसीजन देती है उसको हम कोर्ट बोलेंगे, सिविल कोर्ट बोलेंगे जिसने डिक्री दी है, और जो उस डिक्री की एग्जीक्यूशन करवाएगा हम उसको एग्जीक्यूशन कोर्ट बोलेंगे। सेम ही कोर्ट होगी, लेकिन जब उसके पास एप्लीकेशन जाएगी कि इस डिक्री की एग्जीक्यूशन करवानी है तो वो एग्जीक्यूशन कोर्ट मिल जाएगी। अब डिक्री जो सिविल कोर्ट ने दी है उसकी एग्जीक्यूशन कोर्ट ने करनी है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिसपे वो डिसीजन ले सकती है जनरली। हालांकि उसका काम सिर्फ वहाँ उस डिक्री की एग्जीक्यूशन कराने है। अगर किसी की प्रॉपर्टी है और प्लेंटिव को प्रॉपर्टी वो कोर्ट ने डिक्री दे दिया कि इसकी प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी दिलवानी है, बस ये कोर्ट का काम। लेकिन उससे रिलेटेड अगर डिक्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन से कोई क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, तो वो डिक्री एग्जीक्यूशन कोर्ट देख सकती है। सच क्वेश्चन विच आर रिलेटेड विद द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री। तो यहाँ पे सेक्शन 47 आपको क्लियर बताता है कि एग्जीक्यूशन कोर्ट वो सारे क्वेश्चन को सुन सकती है जो कि उस डिक्री की एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हो। दूसरा, सच क्वेश्चन विच आर रिलेटेड विद द वेदर अ पर्सन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी और नॉट। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे ये पता करना हो कि उस डिक्री में पर्सन कौन है और पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जिसके अगेंस्ट या जिसके फेवर में डिक्री जो है एग्जीक्यूट की जानी है, उन पार्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी डिसाइड किया जा सकता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज टू चेक द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट। मेन फोकस क्या है कि जो है बड़े सारे केसेस वहाँ पे ना लगे। इफ दिस पावर नॉट कन्फर्ड अपॉन द कोर्ट द नंबर ऑफ सूट वुड हैव बीन इंक्रीज्ड बिकॉज सेपरेट सूट वुड हैव बीन फाइल्ड इन डिसाइडिंग दिस क्वेश्चन। ये इसलिए किया गया है ताकि बड़े सारे सूट कोर्ट में फाइल ना होंगे। ये पावर एग्जीक्यूशन कोर्ट को इसलिए दे दी गई है ताकि नंबर ऑफ सूट जो है कम हो जाए। अदरवाइज अब पार्टीज कौन है, किसके अगेंस्ट जो है एग्जीक्यूशन की जानी है, इससे रिलेटेड तो एक और सूट जो है फाइल कर दिया जाएगा कोर्ट में, तो उस डिक्री की एग्जीक्यूशन होगी कब, तो वो एग्जीक्यूशन कोर्ट जिसने उस डिक्री की एग्जीक्यूशन करनी है वही इन मामलों को सॉल्व कर देती है। कोई सेपरेट सूट वहाँ पे फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैसेज 7 थिएटर्स वर्सेस टी रामालिंगम AI 2009 चेन्नई हाईकोर्ट का केस है। चेन्नई हाईकोर्ट दैट ऑल द क्वेश्चन अराइजिंग बिटवीन द बिडर, बायर, डिक्री होल्डर, डिसीजन मेकर इन द ऑक्शन विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जो भी क्वेश्चन होंगे उस डिक्री से रिलेटेड जिसमें कोई बिडर है, बायर है, डिक्री होल्डर है, डिसीजन मेकर है किसी भी ऑक्शन में, ये सारे कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन द्वारा सुन लिए जाएंगे। अलग से सूट फाइल करने की जरूरत वहाँ पे नहीं है। सेकेंड है दोज क्वेश्चन विच कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन कोर्ट जो है, जो डिक्री जो है सिविल कोर्ट ने दी है उसकी एग्जीक्यूशन कराना एग्जीक्यूशन कोर्ट का काम है, सीधी सी बात है। लेकिन आपने देखा कि अगर एग्जीक्यूशन डिक्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं, जैसे पार्टियां कौन हैं, किसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन करनी है, पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, अगर ये क्वेश्चन होगा तो वो एग्जीक्यूशन कोर्ट जो है उस डिक्री की एग्जीक्यूशन करने से पहले इनका निर्धारण वहाँ पे कर लेगी। अब सेकंड बात यहाँ पे आती है कि एग्जीक्यूशन कोर्ट जो है वो कौन कौन से मैट क्वेश्चन को नहीं सुन सकती है।
कोई डिसाइड नहीं कर सकती है। विच अंडर सेक्शन 47 ऑफ द कोड द पावर ऑफ द एग्जीक्यूशन कोड फॉर डिसाइडिंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन आर नॉट एब्सोल्यूट बट दे आर लिमिटेड। तो एग्जीक्यूशन कोड की जो पावर है एग्जीक्यूशन डिक्री से रिलेटेड वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस है। द एग्जीक्यूशन कोड कैन डिसाइड ओनली दोज क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिक्री। एग्जीक्यूटिव कोड सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सुन सकती है वाइल एग्जीक्यूटिंग द डिक्री, जो कि ऐसे क्वेश्चन जो कि उस डिक्री की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है। ऐसा कोई क्वेश्चन कोड में क्रिएट होता है, जैसे पार्टी कौन सी है या फिर रिप्रेजेंटेटिव द पार्टीज कौन कौन से, ऐसा। द क्वेश्चन कोड कैन नॉट बी गो बियॉन्ड द डिक्री। जो एग्जीक्यूटिव कोड है वो डिक्री के बाहर नहीं जा सकती। इट मीन्स कि डिक्री में जो फाइनल डिसीजन दिया गया है उसकी ही एग्जीक्यूशन करवानी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, कोई अल्ट्रेशन उसमें नहीं कर सकती। हालांकि क्वेश्चन अगर एग्जीक्यूशन डिक्री से रिलेटेड है तो वो आपने देखा, वो देख सकती है। इट कैन नॉट बी कंसिडर बोथ मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ डिक्री। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट द एग्जीक्यूशन कोड कैन नॉट कंसिडर दिस क्वेश्चन वेदर द डिक्री हैज़ बीन पास्ड ऑन इट्स मेरिट और डिमेरिट। तो एग्जीक्यूशन कोड का काम सिर्फ और सिर्फ डिक्री की एग्जीक्यूशन कराना है। उस डिक्री में जो डिसीजन दिया गया है किस मेरिट पे दिया गया है और उसमें डीमेरिट्स क्या हैं, वो उस कोड का काम ही नहीं है। उस कोड का काम तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे उस डिक्री की एग्जीक्यूशन करना है, उस डिक्री को उसका अमली जामा पहनाना है, जो रिलीफ पार्टीज को दिया गया है वो रिलीफ प्रोवाइड करवाना है। ठीक है जी। लेकिन पहले वाले पॉइंट में आपने ये पढ़ा कि एग्जीक्यूशन कोड जो है वो कौन से क्वेश्चन को डिटरमिन कर सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिक्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है तो वो डिटरमिन कर सकती है। और लेकिन कोर्ट कौन सा काम नहीं कर सकती कि वो उस डिक्री के मेरिट एंड डिमेरिट पे कोई भी क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकती कि वो डिक्री क्यों दी गई, चाहे वो किसी भी तरीके से आई। द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कोर्ट ना तो ये देखेगी कि डिक्री कोई फ्रॉड से ली गई, कैसे ली गई। अब सिविल कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो एग्जीक्यूशन कोर्ट जो होगी वो मान लेगी डिक्री फेयर है। उनको इसके कोई लेना देना नहीं है कि डिक्री किस तरीके से ली गई है, क्या एक पार्टी ने फ्रॉड किया है या दूसरी पार्टी ने फ्रॉड किया कि नहीं। उनका काम सिर्फ अब उस कोर्ट की उस डिक्री की एग्जीक्यूशन करवाना है। वेदर द डिक्री हैज़ बीन obtained अगेंस्ट द रॉन्ग पर्सन। क्या डिक्री जो है किसी जो है रॉन्ग पर्सन ने ऑब्टेन कर ली है, ये भी एग्जीक्यूशन कोर्ट का काम नहीं है। एग्जीक्यूशन कोर्ट का तो काम सिर्फ कोर्ट डिक्री की एग्जीक्यूशन कराना है। डिक्री फ्रॉड से ली गई या रॉन्ग पर्सन ने ले ली है, ये कोर्ट का काम, एग्जीक्यूशन कोर्ट का काम ये नहीं है। कालीपद सरकार वर्सेस हरिमोहन दलाई कोलकाता हाई कोर्ट का केस है। इन दिस क्वेश्चन was arise about the validity of the decree. The question was on the plaintiff becoming mad. If his representation is not made by the competent guardian, then the decree for the expenses enforceable against him cannot be passed. It was decided that the question was related with the validity and sanctity of the decree passed. Therefore, the execution court cannot decide this question. तो यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो क्वेश्चन है ये डिक्री की वैलिडिटी से रिलेटेड है कि डिक्री वैलिड है या नहीं है, तो ये कोर्ट का काम नहीं होता। एग्जीक्यूशन कोर्ट का काम डिक्री की वैलिडिटी को चेक करना नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन करवाना है। तो अगर ऐसा होता है तो ये एग्जीक्यूशन कोर्ट का काम नहीं है। डीपी मिश्रा वर्सेस के.एन. शर्मा AR 1960 सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड दैट द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन कोर्ट्स आर लिमिटेड। एग्जीक्यूशन कोर्ट की जो पावर है वो लिमिटेड है। It is to execute the decree according to the instruction given in it. Therefore, the court cannot decide about the validity and sanctity of the decree. इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एग्जीक्यूशन कोर्ट का काम जो है उस डिक्री को एग्जीक्यूट करना है जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन डिक्री में दी गई हैं। उस डिक्री की वैलिडिटी क्या वो वैलिड डिक्री है या नहीं, ये एग्जीक्यूशन कोर्ट का काम नहीं है। तो ये सारे काम जो है एक एग्जीक्यूशन डिक्री कोर्ट नहीं कर सकती। एग्जीक्यूशन कोर्ट क्या काम कर सकती है कि अगर उस डिक्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, डिस्चार्ज से रिलेटेड, उस डिक्री की एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट होता है, एग्जीक्यूशन कोर्ट सुनेगी। एग्जीक्यूशन कोर्ट कौन से क्वेश्चन को नहीं सुनेगी कि ये डिक्री किस तरीके से ली गई, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है, ये एग्जीक्यूशन कोर्ट का काम नहीं है। वो ना तो उसकी वैलिडिटी ना उसकी सैंक्टिटी को चेक करेगी। ये काम जो है ये उसी कोर्ट का था और उसने वो डिसाइड कर दिया है। अगर आपको ये चाहिए तो ऊपर वाली कोर्ट में अपील कर सकते हैं। टी कृष्ण राज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस रामशरण it has been decided by the Allahabad High Court that the execution court cannot decide the dispute rights of the parties. This jurisdiction lies with the trial court, जिसको हम सिविल कोर्ट बोल रहे हैं।
एग्जीक्यूशन कोड का काम डिस्प्यूटेड राइट ऑफ द पार्टीज को डिसाइड करना नहीं है, ये तो डिक्री में डिसाइड कर दिया है ट्रायल कोर्ट ने या सिविल कोर्ट ने, उसका काम तो सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन का है। अंडर सर्कमस्टांस अंडर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्रिएट होता है द सर्कमस्टांसेस विच द कोर्ट एग्जीक्यूट्स कोर्ट कैन री एग्जामिन द डिक्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनरल केस आपने देख लिया कि जो एक एग्जीक्यूशन कोर्ट होती है वो डिक्री को री एग्जामिन नहीं कर सकती है, डिक्री को कि मेरिट और डिमेरिट को वो नहीं देखेगी, उसका काम सिर्फ और सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन है, और वो क्वेश्चन को सुनेगी जो उस डिक्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जरूरी होंगे। बाकी एग्जीक्यूशन कोर्ट का काम और कोई काम नहीं है। लेकिन ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस भी यहाँ पे है जहाँ पे वो डिक्री को री एग्जामिन कर सकता है, ये आपके पास अब एक क्वेश्चन आता है। एज वी हैव सीन अबव, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ लिया, the execution court cannot decide about the validity and sanctity of the decree, but this rule is not absolute। अब ये रूल भी absolute नहीं है, there are some exception to it, there are some circumstances under which the execution court can re-examine the decree for the purpose of deciding its validity and sanctity। तो यहाँ पे यही बताया गया कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ पे एक एग्जीक्यूशन कोर्ट भी उस डिक्री को री एग्जामिन कर सकती है। देखिए फिर से सिंपल सी बात यही है कि जो ट्रायल कोर्ट है, जो सिविल कोर्ट है जिसने डिक्री पास कर दी है, उसके मेरिट और डिमेरिट को देखना उसका काम था। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना, उसने डिक्री दे दी। एग्जीक्यूशन कोर्ट का काम उस डिक्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होता है और कुछ नहीं होता है, ये आपने पहले पढ़ लिया। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे एक एग्जीक्यूशन कोर्ट भी जो है वो उस डिक्री को री एग्जामिन कर सकती है। अब वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं ये यहाँ पे देख लीजिए। व्हेन द डिक्री इज नल एंड वॉइड, अगर वो डिक्री ही वॉइड थी, शून्य थी। दूसरा, व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिक्री गिव्स मोर देन वन मीनिंग, जो डिक्री में जो डिसीजन लिख रखा है, जो सब्जेक्ट मैटर उस डिक्री का है वो क्लियर नहीं है, एक से ज़्यादा मीनिंग दे रहे हैं कि प्रॉपर्टी देनी है कि नहीं देनी है, आधी देनी है, पूरी देनी है। मीन्स एग्जीक्यूशन कोर्ट को क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि डिक्री का सब्जेक्ट मैटर है क्या, किसको क्या राइट दिया गया, क्या रिलीफ प्रोवाइड किया गया, वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा। तीसरा, when the decree was passed by the such court which did not have the jurisdiction to pass it। तीसरा इंपॉर्टेंट काम कि अगर डिक्री उस कोर्ट ने दी है जिस कोर्ट के पास उस सूट को सुनने की पावर ही नहीं थी, जुरिस्डिक्शन नहीं थी, क्षेत्राधिकार ही नहीं था। तो आप हमेशा आपने यही पढ़ा, सेक्शन 15 में पढ़ा कि आप राइट कोर्ट में जाएंगे, अगर राइट कोर्ट में जाएंगे तो वही कोर्ट आपके सूट को सुन सकती है। अगर आप राइट कोर्ट में नहीं जाती तो उसके द्वारा दी हुई डिक्री भी जो है वो इनवैलिड होती है। तो ये 3 पॉइंट है जहाँ पे एक एग्जीक्यूशन कोर्ट भी जो है डिक्री से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को सुन सकती है, मीन्स री एग्जामिन ऑफ डिक्री कर सकता है। अगर डिक्री वाइड है, अगर डिक्री एक से ज़्यादा मीनिंग वहाँ पे दे रही है, या जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उस कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने इस पे एक पॉइंट बोला था, केपी एंटनी वर्सेस टी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड AR, that any decree cannot be challenged only on the ground that it has been passed in the absence of the jurisdiction। किसी भी डिक्री को आप इस बात पे चैलेंज नहीं कर सकते कि ये जो डिक्री जो है अब्सेंस ऑफ द जुरिस्डिक्शन दी गई है, मतलब उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था। ये हाई कोर्ट का मामला है, जो है केरला हाई कोर्ट ने बोला था। लेकिन और भी बड़े सारे केसेस हैं जहाँ पे इसको सपोर्ट भी किया गया था। लक्ष्मीधर साहू वर्सेस पद्मिनी त्रिपाठी AR 1961 उड़ीसा हाईकोर्ट वगैरह, इट हैज सेड दैट इफ द डिक्री इज नॉट क्लियर देन द एग्जीक्यूशन कोर्ट कैन इंटरप्रेट। इस केस में भी यही बोला गया कि अगर डिक्री अनक्लियर है, एक से ज़्यादा मीनिंग वहाँ पे दे रही है, तो उस कंडीशन में एग्जीक्यूशन कोर्ट भी उस डिक्री को क्या कर सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है, उसमें व्याख्या कर सकती है। हालांकि आपने देखा कि एग्जीक्यूशन कोर्ट का काम तो सिर्फ डिक्री की एग्जीक्यूशन है। नेक्स्ट आपके पास, it is correct that the execution court cannot go beyond the decree, it cannot decide the question which are beyond its jurisdiction, but if the execution court is satisfied about the invalidity of the decree then it can stop its execution। execution court का काम, फिर आपको यही लिखा है यहाँ पे कि उसका काम तो सिर्फ और सिर्फ उस डिक्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन एग्जीक्यूशन कोर्ट को लगता है कि वो डिक्री जो है इनवैलिड है, तो उस कंडीशन में वो उसकी एग्जीक्यूशन को रोक सकता है। इट कैन नॉट बी सेड द एग्जीक्यूशन कोर्ट हैज़ गॉन बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन। अब तब ये नहीं बोला जाता कि एग्जीक्यूशन कोर्ट जो है वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर गई है। अलवर अयंगर
वर्सेस गुरु स्वामी तयंगर के केसेस में ये बोला गया। तो ये है आपके पास एग्जीक्यूशन कोर्ट, जिसका काम जो है, जो सिविल कोर्ट या ट्रायल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, जो डिक्री दी है, उसकी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड बताया गया है। लेकिन क्वेश्चन आपके पास क्या था कि कब एग्जीक्यूशन कोर्ट कोर्ट के द्वारा दी हुई डिक्री को अल्टर कर सकता है, उसको री एग्जामिन कर सकता है, और कब नहीं कर सकता है और कब कर सकता है, ये दोनों चीज़ें आपने इसमें पढ़ी। थैंक यू सो मच।